सुन रहा है ना तू, रो रही हूँ मैं, सुन रहा है ना। हाँ जी, हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ, मिनट बंद करो। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। हेलो जी, मैं ये हॉरिजॉन्टल रखूं या वर्टिकल रखूं? मतलब इसको मेरी ऐसे आवाज रखूं या ऐसे रखूं? ऐसे रखूं? मेरी आवाज आ रही? आ रही आपकी आवाज? हेलो, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। मेरी आवाज आपको आ रही है? जी आ रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? साथियों से आग्रह है कि संदीप नाथ जी आ चुके हैं, उनका स्वागत कीजिए और अपने मोबाइल मतलब जो है साइलेंट पे उस पर म्यूट कर लीजिए अपना, ताकि उनको हम लोग सुनें। अभी जो आप लोग गीत सुन रहे थे, हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। अभी जो आप लोग गीत सुन रहे थे, का गीत था, जो कि जिस गाने में मेरी अपनी भी बहुत ज्यादा कुछ अटैचमेंट है, मुझे बहुत पसंद है। पिछले मेरे ख्याल से 5-6 सालों में कुछ 2 अच्छे गीतों की बात करूं तो उनमें से ये गीत है जो मुझे दिल को छूता है, दिल की गहराइयों को छूता है। तो आज हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, फक्र है हम लोगों को कि हमारे अपने शहर के संदीप नाथ जी हम लोगों के बीच हैं, और संदीप जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने बेहतरीन गीत लिखे हैं जो मतलब वाकई में दिल को छूते हैं। तो सर, अब अभी सभी से आग्रह है कि अपना माइक जो है म्यूट कर लें। संदीप जी की बातों को सुनेंगे, उनकी इन्हीं के बारे में सुनेंगे। कानपुर से बंबई तक की यात्रा तय की, उसके जानेंगे। तो संदीप जी प्लीज शुरुआत कीजिए। जी, नमस्कार सबको, मेरा सभी साथियों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो देख रहे हैं कहीं ना कहीं। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं आ रही है? जी आ रही है जी। आ रही है ना? अब आ रही? मैंने अनम्यूट किया है इसको। आ रही आवाज आपको? जी सर, आ रही है। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है। ठीक है, साफ आ रही आवाज? आ रही है, अब आ रही है। आवाज आ रही है। किया उनको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। तो सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं, और उमेन जी आपने मुझे जोड़ा सबके साथ, और ये अब हम लोग वेबिनार कर रहे हैं। तो मेरा बचपन कानपुर में काफी बीता है। असल में क्या है, जब मुझसे कोई पूछता कहाँ से हो, किस शहर से हो, तो मुझे कहना पड़ता कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश के इतने शहरों में रहा हूँ, लेकिन कानपुर से विशेष जुड़ाव कट हो रही है। हमको तो चाहिए। अब ठीक है? हम लोग तो साफ आ रही है। उमेन जी आवाज आ रही है? जी सक्सेना जी, हाँ आपको जी, आवाज आ रही है? अच्छा, हाँ जी, साफ सुनाई दे रहा है। अच्छा, तो मैं आगे कंटिन्यू करूं? हेलो, हाँ बोलिए हाँ मैम, जी। बोलिए। अनुकृति जी बोलिए। हाँ सर, आवाज आ रही है, आप बोलिए। ओके ओके, आप बोले, आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? जी सर। आ रही है। तो मैं वेबिनार में तो चूंकि ननिहाल है मेरा, कानपुर बिरहाना रोड में, तो मेरा ननिहाल कानपुर का है, बिरहाना रोड। तो इसलिए मेरा गर्मियों की छुट्टी के 2 महीने पूरे और 1 साल मैं कानपुर में पढ़ाई भी की मैंने, कानपुर में रहकर ननिहाल में। और हमेशा मैं तो पूरे गर्मी के 2 महीने और प्लस उसके अलावा साल में कम से कम 2-3 बार अलग अलग समय पे, कभी 10 दिन, कभी 15 दिन, कभी 1 महीना मैं कानपुर में रहता था। और जैसा कि हम लोग क्या होता है, ननिहाल में होने की वजह से सबका लाड़ प्यार और किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती थी, और पैसे भी मेरे जेब खर्च के पैसे जो है 3-4 गुना हो जाते थे, बिकॉज मामा लोग पैसे देते थे, नाना नानी सबसे पैसे मिलते थे, तो मैं खूब मजे करता था। इसलिए कानपुर हमेशा मेरे लिए एक ड्रीम सिटी रहा है। आवाज की कुछ प्रॉब्लम आ रही है क्या? कानपुर मेरे लिए हमेशा। हेलो, नहीं, आवाज तो आ रही है साहब। उमेन जी नहीं सर, आवाज साफ आ रही है। आ रही है आवाज नहीं आ रही। जिया। हेलो सर, आवाज सब साफ आ रही है। साफ आ रही है। देखो, ये हमारी भी जा रही होगी, उनकी भी सुनाई।
इसको बंद करनी सर हमारी आप नहीं। बोले सर। अच्छा आवाज तो जी साफ सर आप आ रही बोले। है। जी जी, तो फिर इस तरीके से कानपुर से मेरा जो है, मेरे लिए हमेशा एक ड्रीम सिटी, मेरी स्वप्न नगरी कानपुर रही है। उसकी वजह ये थी कि मुझे अल्पायु में हर तरीके का जो मजे करने का जो वो था कि जो अपॉर्चुनिटी थी वो कानपुर में मिलती थी। और घर हमारा नानी का ऐसी जगह पर था जहाँ जिसके पास 7-8 सिनेमा हॉल थे, फूल बाग, कंपनी बाग एकदम नजदीक में था, मंदिर था तपेश्वरी बिल्कुल नजदीक। तो ये सब चीजें और खाने पीने के वहां पर बहुत, वो बनारसी लड्डू वाले की दुकान, मिठाई वाले की, तो वहां पर बहुत सारी नमकीन की बहुत बड़ी जो दुकान है, बड़ी बड़ी दुकानें हैं जिसमें 50 तरह की वैरायटी की वो मिलती हैं। तपेश्वरी के बगल में एक ट्विन ठेला लगता है चाट का, जो 2 ठेले लगते हैं, अभी भी सुना है लगते हैं। कुछ सालों पहले गया था तो दोनों ठेले थे वहां पर, मैं वहां गया भी स्पेशली। तो ये सब चीजें एक बच्चे के लिए, जो आप समझ सकते हैं कितना आनंददायक हो सकते हैं। बच्चा क्या, मैं तो काफी एज तक, मतलब जब तक पॉसिबल रहा, मैं मतलब साल के 2-3 महीने कानपुर में मेरे बीतते ही थे। इस तरीके से कानपुर से मेरा एक ये लगाव है। और कानपुर की अपनी जो एक अपना एक स्टाइल है, कंटाप, कंपट, और कई रहे हैं, कई थे और ननिहाल, तो ये सब मिला जुला के कानपुर मेरे लिए बहुत ही मजेदार किस्म का शहर रहा है हमेशा। और जब भी कानपुर का जिक्र आता है मेरे सामने तो एक तरंग सी आ जाती है मेरे अंदर। तो वो एक कानपुर के साथ मेरा हमेशा जुड़ा रहा, और आज भी। और मुझे फील होने लगता है मैं थोड़ा बचपना और आवारागर्दी, ये मुझे कानपुर के साथ बहुत जोड़ती है। और इसको वही समझ सकता है क्या है समस्या, क्या है कि हमारे उत्तर प्रदेश के जो मेजर सिटीज हैं सबकी अपनी बड़ी खासियत है। खासकर मैं इस वक्त 4 शहरों का जिक्र करूंगा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, ये सब नजदीक नजदीक है। ये जितने एक दूसरे से गुथे हुए हैं, है ना, तो उस पे क्लिक करिए, इसमें जो टिक लगे। इसमें तो बेटा कुछ नहीं आ रहा है। नहीं, कहाँ पे बता रहे हो? सर आप बोले। सर हम लोग को सुनाई अच्छा पड़ रहा है, ठीक है, बोले। मैं बोलता हूँ। तो इन चारों शहर आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए भी हैं, पर इनकी अपनी खासियत है, इन हर शहर की अपनी खासियत है। और उसको वही समझ सकता है जो इन शहरों में रहा हो, इन शहरों में खूब आया गया हो। क्योंकि इन चारों शहरों में हमारी रिश्तेदारियां हैं, इन चारों शहरों में हमारा खूब आना जाना रहा है। तो इसलिए हम चारों शहर की जो अलग अलग खासियत है उसका हमने जीवन में बड़ा एंजॉय भी किया, और वो आज तक हमारे साथ रची बसी है। जैसे दिल, जिगर, लीवर, किडनी सब एक साथ एक शरीर के अंदर है, लेकिन सबका अपना एक अलग फंक्शन है। कानपुर का, इलाहाबाद का, बनारस का एक अपना फ्लेवर, और उसमें से कानपुर जो है वो ये है अपना दिल तो आवारा टाइप सिटी है कुछ मामले में। उसकी एक वजह भी है कि कानपुर में कोई कानपुर का नहीं था, हम लोग जा रहे थे, सब कहीं ना कहीं से आके बसे थे। और वो जो मोहल्ला है उसको रामहाल कहते हैं, वहां पर है बिराना रोड में। तो उसमें बगल में शुक्ला फैमिली, तो बगल में अस्थाना फैमिली, तो बगल में निगम फैमिली, तो बगल में टंडन फैमिली, तो महेंद्रू फैमिली, फिर बंगालीज के 3 फैमिली, एक मुखर्जी, एक दास। तो मतलब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म का जो है वो मोहल्ला था, और था क्या, अभी भी है, और बहुत ही सब एक दूसरे से जुड़े हुए। तो इन सब चीजों का बड़ा असर रहा। और आप सोचिए, घर के बगल में नौरंग टाकीज, रात को जब 9 से 12 का शो होता था तो डायलॉग की आवाजें हमारी छत तक आती थी। और अगर हमने वो पिक्चर देख ली है तो फिर हम पूरी पिक्चर फिर से देख पाते थे उन आवाजों को, डायलॉग और गानों को सुन। ये कुछ साउंड आ रहा है। बोले आप, साउंड बंद हो गया। अब ठीक है, सब सुन पा रहे हैं ना? उमेंद्र जी सबको स्क्रीन पे लाइए। हाँ जी, हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट कौन है हमारी टीम में? अनिल निगम जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं कह रहा हूँ टेक्निकल एक्सपर्ट कौन है, सबको एक साथ जूम पे ला सकते हैं, सबको स्क्रीन पे, सबको एक बार देख लेते एक साथ, सब लोग देख लेते एक दूसरे को। आप लोग कुछ पूछना चाहें मुझे पूछें, तो मैं उसी हिसाब से, क्योंकि कानपुर पे तो मैं 2 घंटे 4 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन आप सब लोग, ज्यादातर लोग कानपुर से हैं, या उत्तर प्रदेश के बारे में तो मैं 24 घंटे बोलूंगा तो भी कम है। तो अगर आप लोग अपनी तरफ से कुछ पूछें तो मैं उसी परिप्रेक्ष्य में जवाब दे सकता हूँ। नमस्कार संदीप नाथ जी, मैं बिंब रंगमंडल लखनऊ से। हाँ, जा रहा है। हाँ, कैसे सर आप? तो शेयर जो लिखा है शिखा जिसपे। हाँ, ऋषि कपूर जी, आप हाँ बोलिए। जी सर, मैं बिंब रंगमंडल लखनऊ से। जी मैं आपका, हाँ जी स्वागत सर।
जी सर आपका मैं स्वागत करता हूँ सर। पहली बार सर आपसे मुलाकात हो रही है सर। वो तो यार केवल जी, एक जी, वही जी। जा रहा है जिसमें शेयर लिखा हुआ है, कैमरा लखनऊ में का भी बना खूब आना हुआ है, जाना रहा है। जी माइक सर का बना हुआ है। लखनऊ में सर खूब रंगमंच चल रहा है इस समय तो सर लॉकडाउन चल रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो जी हेलो। हाँ देखिए, बाकी सब लोग अपने आप को म्यूट करिए और सुनिए। बोलते वक्त सिर्फ अनम्यूट करना होता है। हाँ, मैं धामपुर से। आवाज अरे आवाज वाह। बहुत ओवरलैपिंग हो रही है। हाँ यशपाल, अच्छा सर नमस्कार। मैं धामपुर से यशपाल तुली। जी सर प्रणाम सर, प्रणाम सर। जीते रहो, बहुत अच्छा लग रहा मुझे देखना, है ना। बहुत जी जी आप आगे, बड़ा अच्छा लग रहा है सर। यशपाल तुली सर मेरे क्लास टीचर रहे हैं और इनकी गोद में बैठ के हमने बहुत कुछ सीखा है जीवन में। ये मेरे पिताजी के अभिन्न मित्र भी हैं और बड़ा पारिवारिक रिश्ता, और इनका स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर बना रहता है और मेरे बारे में खबर रखते हैं ये कि इनका चेला कहाँ है, क्या कर रहा है। स्क्रीन ऑफ हो गई है, सब लोग अभी सर संदीप नाथ जी हेलो। हाँ नमस्कार। हाँ, अब आप पूजा जी, आप जी दिखाई नहीं आप। नमस्कार जी सर। नमस्कार पूजा जी। सर मैं काफ़ी समय से नमस्कार। अनुकृति रंग मंडल से जुड़ी हुई हूँ। हालांकि मैं एक्ट्रेस नहीं हूँ, लेकिन बैक स्टेज देखती हूँ मैं। अच्छा, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जी सर मेरे ख्याल में हम सभी ये जानना चाहेंगे कि आपने ये सारी डिस्टेंस पार कैसे करी। आप कानपुर से बॉम्बे तक आपकी जो यात्रा रही वो उसके बारे में कुछ बताइए, जो आपके खास ऐसे पल हों जिनमें आपका एकदम से टर्निंग पॉइंट आया हो, या जब आप इस तरफ बढ़ रहे थे कि सिनेमा की तरफ, रंग मंडल की तरफ जो आप चल रहे थे, तो उस दौरान की कुछ बताएं हम लोगों को, वो हम लोग जरूर जानना चाहेंगे आपकी यात्रा। देखिए मैं आपको बताऊं कि जो ये चारों शहर हैं, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, जिससे हमारा संबंध बना रहा। पिताजी का ट्रांसफर हमेशा हर 2 साल में हो जाता था उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, क्योंकि वो सरकारी नौकरी में थे। तो उनका फिर बाद में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ काफी दिन रहना हुआ, मुरादाबाद और डिस्ट्रिक्ट बिजनौर में धामपुर एक जगह है, वहां पर काफी दिनों रहे। लेकिन हम लोग हर छुट्टियों में इधर चले आते थे, कानपुर और इलाहाबाद, इनसे हमारा रिश्ता बना रहा। अब क्या हुआ कि जब मैं शुरू में तो तय नहीं कर सकता कोई कि बॉलीवुड में वो जाएगा, तो मैं पढ़ाई लिखाई करता था, साथ साथ मुझे एक लिखने का शौक था थोड़ा थोड़ा सा। और मूलतः मैं बंगाली हूँ, लेकिन बॉर्न एंड बॉट अप यूपी में हूँ, तो दैट्स वाई मेरे अंदर ज्यादा उत्तर प्रदेशी पना है। लेकिन बंगालीज में एक परंपरा है कि बच्चों को वो एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ फाइन आर्ट्स की तरफ भी प्रोत्साहित करते हैं। अभी तो हर कम्युनिटी करती है, जो कि बहुत एक अच्छी बात है। बच्चे के अंदर जो भी क्वालिटी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के जो टैलेंट है, वो निखर के आ रहा है। और आप आजकल खूब देखने को मुझे मिलता है कि हर बच्चा कुछ ना कुछ पढ़ाई लिखाई के साथ साथ, चाहे वो खेल में हो या किसी सांस्कृतिक गतिविधि में हो, कला में हो, कर रहा है कुछ ना कुछ। बहुत अच्छा लगता है। बट जब मैं छोटा था 70s के दौर में, तब ये चीज थोड़ी कम थी और ये माना जाता था कि आप पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर इंजीनियर बन जाएं। आप सब लोग सुन पा रहे हैं ना? हाँ जी सुन रहे हैं। जी। तो उस स्थिति में मैं आपको याद होगा कि पुराने उस समय पे बहुत डायरीज मिलती थी, लोगों को डायरी दी जाती थी बहुत। तो मेरे पिताजी को भी काफी डायरीज मिलती थी और उन डायरियों में वो एक ही डायरी यूज करते थे, बाकी डायरियां रखी रहती थी। लेकिन वो मुझे मिलती थी साल के अंत में, जब 31 दिसंबर हो जाता था। तो उसमें उसे ऐसी एक बहुत खूबसूरत सी डायरी उनके पास थी, जब मेरी उम्र करीब 11-12 साल रही होगी। और मैं इंतजार कर रहा था कि जैसे ही नया साल लगे तो ये डायरी में झपट लूंगा। और ऐसे ही हुआ कि 31 तारीख की रात में उनके पास नई डायरी आई और मैंने कहा ये डायरी मुझे दे दीजिए। उस डायरी में काफी नक्शे वक्शे बने हुए थे, काफी फोटो वोटो लगे हुए थे, बड़ी कलरफुल सी डायरी थी। तो अब उस डायरी को मिलने के बाद मैं सोचा इसमें मैं क्या लिखूं। तो मैं उसमें कुछ कविता जैसा कुछ लिखने का प्रयास करने लगा और उसको लिखता चला गया। डायरी काफी मोटी थी, 365 पन्ने तो उसमें कोरे ही थे। तो हर पन्ने पे भी अगर कुछ लिखता चला गया और वो डायरी करीब 3-4 साल में, यानी जब मेरी उम्र करीब 16 साल के आसपास हो गई, जब मैं क्लास 11 या 12 में आ गया, शायद 11 में आ गया, उस वक्त वो डायरी पूरी हो गई, भर गई। प्रॉब्लम हो रही है। और मैंने उस डायरी को जो है वो रख दिया एक ताक में। और फिर मैं कॉलेज जाने लगा। हमारे यहाँ तो यूपी में इंटर कॉलेज को ही कॉलेज कहते हैं, तो 12th तक कॉलेज होता है हमारे यहाँ, और उसके बाद डिग्री कॉलेज कहलाता है। तो मैं इंटर कॉलेज में था। तो एक दिन शाम को मैं वापस आया तो हेलो
हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर। ओके ओके। हेलो हेलो। तो एक दिन शाम को वापस हाँ, आया तो बोलिए माता सर। जी ने मुझसे पूछा ये डायरी तुम्हारी है? मैंने हाँ जी। तो ये सब जो लिखा हुआ तुमने लिखा? तो मैं डर गया, मैंने कहा लगता कुछ आज डांट पड़ेगी। तो मैंने हाँ लिखा तो मैंने ही है, मैं झूठ कैसे बोलता। तो उन्होंने मुझे कहा कि जब लिख ही रहे तो तमीज से लिखो, ये जो कुछ कविताएं हैं उसमें कुछ अच्छी हैं, लेकिन उसमें देखो ये गड़बड़ियां हैं, इसको ये लाइन ऊपर होनी चाहिए, ये बात पहले आनी चाहिए, फिर बाद में ये बात आनी चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ सुझाव दिए। तो मैंने उन कविताओं को फिर से दूसरी डायरी में रीराइट किया। उसमें से कुछ कविता जो उन्होंने कहा कि अच्छी हैं, उन्होंने पूरी किताब वो मेरी डायरी पढ़ ली उस बीच में। और ये पहला प्रोत्साहन था जो माता की तरफ से आया लगभग 16 वर्ष की आयु में। तो मेरी जो 12 साल से 16 साल की लिखी कविताएं थी, उसमें से 20-25 कविताएं ठीक ठाक थी, जिनको रीराइट किया मैंने, फिर से ठीक की और एक नई डायरी में डाल दिया। अब जो चूंकि वो घर से प्रोत्साहन मिल गया, माँ को पता चल गया और डांट भी नहीं पड़ी ज्यादा, तो मैं खुश हो गया। मुझे लगा कि मेरे अंदर कुछ बात है, मैं कुछ घर वालों की नजर में, माँ की नजर में थोड़ा मेरा एक वो बढ़ गया, सम्मान बढ़ गया। फिर जब हमारे कोई घरों पे आता था तो जैसे बच्चों को कहा जाता है कुछ पोएम सुनाओ, तो मुझसे कहा जाता था कुछ अपनी कविता सुना दो। तो हम सब कविता सुनाने लगे, उस पर कभी 2 रुपए 4 रुपए मिलने लगे हमें, 5 रुपए तक। तो 5 रुपए की रकम बड़ी अच्छी रकम होती थी। और इस तरीके से अनजाना प्रोत्साहन मिलने लगा और इस तरीके से वो चल पड़ा सिलसिला। तो कविताओं की तरफ धीरे धीरे हम इस तरीके से खींचने लगे। फिर जब पापा का, मेरे पिताजी का ट्रांसफर बिजनौर हुआ, वहां पर बिजनौर में क्या है कि एक बड़ी विचित्र सी जगह है, वो छोटा, बहुत ही छोटा शहर है उत्तर प्रदेश का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी सुन बोलिए। हाँ सर, बिल्कुल आराम से। ओके, तो वहाँ पर जो है पूजा जी, बिजनौर में क्या है, बहुत शेरो शायरी और कवि सम्मेलनों का बड़ा रिवाज है। और छोटे लेवल पर, मतलब घर के अंदर 10-20 लोग बैठ के छोटा सा कवि सम्मेलन टाइप कर लिया, नशिश कर ली, और वो मतलब कुछ शायरी, और दोनों तरह के लोग आ गए, यानी कविता वाले और हिंदी वाले, उर्दू वाले आ गए। और वहां पर बड़ा एक इंटरेस्टिंग बात थी कि उस बड़ा वो बहुत ही लोकतांत्रिक तरीके से होता था कि पता चलेगा कि आप शहर के बहुत रईस आदमी भी उसमें बैठा हुआ है, कोई प्रोफेसर भी बैठा हुआ है, और एक कोई पेंट करने वाला है जो शायद साइन बोर्ड बनाता है, लेकिन उनको शायरी का शौक है, वो भी वहां बैठे हुए हैं। और सबको बराबर सम्मान, आयु के हिसाब से एक दूसरे को सम्मान देते हुए सब लोग बातचीत करते थे। तो वहां पर मैं भी जाने लगा, सुनने लगा, और इस तरीके से मेरी रुचि बढ़ती चली गई। और फिर मेरे हाथ लगी एक किताब, साय में धूप, जो दुष्यंत कुमार जी की लिखी हुई थी, और दुष्यंत कुमार जी बिजनौर को बिलोंग करते थे। तो दुष्यंत कुमार जी की जब मैंने शायरी पढ़नी शुरू की, तो मुझे लगा यार कुछ ये है, शायरी इस तरह का लिखना की कोशिश करनी चाहिए। और वहां से मुझे शायरी का एक नशा सा लग गया, कविताओं का और शायरी का, और वहां से ये जर्नी चल पड़ी। फिर मैं दिल्ली आ गया, यूपी से अपनी पढ़ाई खत्म करके, और दिल्ली में आके मैं वकालत और पत्रकारिता दोनों एक साथ करता था। और उस समय पे मेरे संपर्क में कुछ अच्छे बड़े वरिष्ठ लेखक आए, और मेरी 2 किताबें वहां पर प्रकाशित हुई, और दोनों किताबों की काफी तारीफ हुई। फिर आ रही आवाज? आ रही आवाज? हेलो जी जी, हाँ। तो फिर जो है बस वहीं से वो सिलसिला चल पड़ा। और मुझे लगा जब दिल्ली में पहुंचा तो और मेरी किताबें छप गई, तब मुझे लगा कि यार जो मैं ये कर रहा हूँ, ये कुछ 100 लोग, कुछ 1000 लोगों तक पहुंचती है किताब के रूप में। अगर मैं इसको किसी बड़े प्लेटफॉर्म तक ये जा सके, मेरी जो सोच है, तो शायद मुझे लगता है कि मेरा मकाम बड़ा हो सकता है। और फिर मुझे लगा कि मुझे बॉलीवुड का रुख करना चाहिए। और शैलेंद्र जी एक हमारे यहाँ गीतकार हुए हैं, उनकी रचनाएं मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। शैलेंद्र जी मेरे लिए द्रोणाचार्य जैसे हैं, मतलब अगर मैं एकलव्य हूं तो उनकी, जब मैं उनके गीत जब सुनता था ध्यान से, कवि प्रदीप भी मुझे बहुत पसंद है, तो क्या कहते लेकिन स्पेशली शैलेंद्र जी के गीत जब मैं सुनता था तो मुझे लगता था ये एकदम साहित्यिक रचनाओं जैसा इनका जो है, इनकी बनावट और बुनावट जो है उसमें बड़ा साहित्यिक पुट है। और भी राइटर्स का काफी साहित्यिक पुट वाले कुछ कुछ गीत आते थे सामने, साहिर साहब के आते थे, मजरू साहब के आते थे, नीरज जी के आए, लेकिन शैलेंद्र जी स्पेशली मेरे बड़े दिल मन मस्तिष्क पे छाए रहते थे। तो फिर मुझे लगा कि कुछ इस तरह की चीजें जो है अगर मैं बॉलीवुड में कर सकूं तो शायद मेरे की जो ध्वनि है वो दूर तक जाएगी और ज्यादा लोग उसको सुन पाएंगे और देख पाएंगे।
तो इस तरीके से फिर बहुत सारे संयोग बनते चले गए और जहाँ चाह वहाँ रहा। तो इस तरीके से फिर मैंने तय किया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में जाऊंगा और मैं बॉलीवुड मतलब मुंबई आ गया। तो इस तरीके से मैं मुंबई पहुंचा। ये एक बेसिक सी जर्नी है। तो अपने आप में तो एक बहुत लंबी कहानी है, लेकिन मोटा मोटी इस तरह का कुछ रहा मेरा सफर मुंबई तक पहुंचने का। संदीप जी, हेलो, सुन रहे हैं आप? जी मैं जी आ रही आवाज आपकी। जी केवी सक्सेना हूँ। जी सर। अनगुटी रंगमंडल कानपुर से जुड़ा हूँ और मैं LIC से रिटायर हूँ और अनगुटी रंगमंडल के नाटक में डायरेक्ट करता हूँ। हेलो जी 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 सुन रहे हैं सर? जी सुन रहा हूँ। और हाँ, और 2017 का मुझे अकादमी अवार्ड मुझे लगता है मैं आपसे एक बार मिल चुका हूँ। आपने सुमित सरकार को नाटक सिखाया है क्या? हैं जी? सुमित सरकार जो कस्टम्स में है वो आपका शिष्य रहा है क्या? हाँ हैं जी। हाँ, सुमित जी से हाँ हमारी काफी मुलाकात है। उनको काफी एक प्ले में हमने कराया है उनको। हाँ हाँ। तो मैं आप एक बार मुंबई भी आए थे क्या? नहीं, बम्बई में 3-4 बार गया हूँ। हाँ, दो तीन बार तो प्ले करने गया हूँ। सुमित सरकार जी से मिला हूँ मैं खूब अच्छी तरह से। हाँ, तो ये अच्छा, मुझे लगता है उनके थ्रू आपको शायद मेरा मुंबई में परिचय हुआ था, मुझे ऐसा याद आ रहा है। मुझे इतना ध्यान नहीं है क्योंकि बहुत अरसा हो गया, मेरी 82 ईयर्स एज है। हाँ, तो मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप लोग जब गीत लिखते हैं फिल्मों के लिए, हेलो, हाँ, आप लोग जब गीत फिल्मों के लिए लिखते हैं तो क्या आप लोगों को सिचुएशन बताई जाती है या आप गीत लिख लेते हैं, उनको देते हैं तो आपके गीत को वो सिचुएशन के हिसाब से करते हैं? क्या सिस्टम है ऐसा वहाँ? देखिए, हर गीत की अलग अलग स्थिति है। कुछ गीतों में लिखा हुआ गीत भी उनको पसंद आता है, कहीं पर कोई गीत जो है उनको वो सिचुएशन देते हैं, मुझे ये सिचुएशन है और फिल्म की थोड़ी सी कहानी बताते हैं। तो ये डिपेंड है अलग अलग सिचुएशन पर, मतलब ये फिक्स नहीं है। तो मैंने लगभग 80 पिक्चरों में काम किया है, तो हर पिक्चर के हर गीत की कहानी अलग अलग रही है। कुछ फिक्स परिस्थितियां नहीं रही हैं, परिस्थितियां बदलती रही हैं। कभी जो है वो मुझे सिचुएशन दी गई, कभी सिचुएशन भी नहीं बताई, सिर्फ उन्होंने कहा कि ये फिल्म की कहानी है और इसमें हम इस तरह के कुछ इस जगह पे गीत चाहते हैं, उस जगह पे आपको जैसे कुछ जो भी लगे आप लिख के लाइए। और तो आपको एक्चुअली गीतकार हो, चाहे आप संगीतकार हो, चाहे सिनेमा से जुड़े हुए कोई भी काम कर रहे हो, आपको सिनेमा को पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना पड़ेगा, पूरे परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा, तभी आप सिनेमा का कोई सा भी डिपार्टमेंट समझ सकते हैं। जैसे मैं नाटक का एग्जांपल दूं कि कोई अगर नाटक में एक्टिंग करता हो, वो अपना रोल तो करेगा ही, लेकिन उसको बाकी चीजों के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी समन्वय बन पाएगा। बिल्कुल। उसी तरीके से सिनेमा के अंदर भी आप कुछ भी कर रहे हो तो आपको टोटली वो फिल्म का जॉनर क्या है, फिल्म की स्क्रिप्ट क्या है, डायरेक्टर का अपना टेस्ट होता है कि एक ही बात को अलग अलग तरीके से लोग कहलवाना चाहते हैं। फिर अगर वो पहले संगीत बन चुका है, बाद में आपको गीत लिखना है संगीत के ऊपर, तो उसको लफ्जों की अदायगी किस तरीके से हो, जो ट्यून है, जो उसकी मौसीकी है, जो उसकी धुन है, उसमें वो घुल मिल जाए। इस तरह के बहुत सारे पहलू हैं जो पैरेलली चलते हैं, जो साथ साथ चलते हैं। इसलिए कोई फिक्स नियम नहीं है कि गाना आपका कैसे जाएगा फिल्म में। गाना गाने के बहुत सारे पहलू हो सकते हैं। कहीं सिचुएशन दी जाती है, कहीं पर आपको सिचुएशन नहीं बताई जाती है, फिल्म की कहानी बता दी जाती है, कहीं पर धुन और सिचुएशन बताई जाती है। इस तरीके से हम लोग। अच्छा, कभी आप लोग, हेलो जी बोलिए। जी आ रही आवाज। कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि आपने गीत लिखा, बहुत अच्छा गीत लिखा, और उन्होंने बगैर कहानी बताए या सेलेक्ट कर लिया, या कहानी भी बताई आपको और आपका गीत सेलेक्ट किया गीतों को आपको, और उसको जब फिल्माया तो वो सिचुएशन के खिलाफ जाता है, तो कभी आप लोगों को परेशानी होती है या कभी आप लोग शिकायत भी करते हैं? जैसा कि एक मैं एग्जाम्पल दूं मैं अपने, क्योंकि मुझे इतना, एक मिनट,
मुझे इतना नहीं है, लेकिन मुझे इतना अभी भी होता है कि नई उम्र की नई फसल एक फिल्म आई थी। जी जी हेलो, जी जी सुन रहे हैं ना? जी सुन रहा हूँ हेलो, जी सुन रहा हूँ। नई उम्र की नई फसल में नीरज जी का गीत था जो बहुत ही फेमस है, आपको ही मालूम हाँ, कारवां गुजर गया, बार देखते रहे। लेकिन उसका जो उन्होंने फिल्माया उस गीत को, वो सिचुएशन हमारे हिसाब से हमको बहुत खराब लगी थी। और कभी मेरे दिमाग में आया कि कभी आप लोगों से मुलाकात हुई तो पूछेंगे कि आपने गीत किन परिस्थितियों का लिखा है, किन सिचुएशन का, और उसको गलत फिल्मा दिया गया। देखिए मैं उसका क्योंकि वो जवाब इतना देता हूँ। क्या है, अच्छा जो गीत फिल्म है था वो और एक हाँ वो डिप्टी को मिस कर बोलिए। लिया है। हाँ हेलो, बोलिए सर। क्या है सक्सेना जी, जो सिनेमा है ये डायरेक्टर्स मीडियम कहलाता है, ये निर्देशक का मीडियम है। तो फाइनल अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर होता है। हम सब लोग मिलकर डायरेक्टर के विजन को आगे लेकर जाते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट से। हमारी ड्यूटी है कि हम एक सेनापति हमारा जो है डायरेक्टर है, और हम एक सैनिक की तरीके से, एक योद्धा की तरीके से उसके निर्देशन पे वॉर को लड़ते हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं, मैं बहुत सारे गाने हैं। जब उन गानों का ऑडियो मैंने सुना तो मुझे कुछ और कल्पना में आया। बाद में जब मैंने उन गानों को देखा पर्दे पर तो मुझे भी उतना आनंद नहीं आया, शायद मेरी परिकल्पना में कुछ और था। लेकिन अब इसमें यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी जो है वो डायरेक्टर है, और डायरेक्टर अगर कन्विंस है कि उसने जैसे इसको पिक्चराइज किया है तो इसलिए उसमें उसी का एक अधिकार है। और डायरेक्टर के ऊपर अगर कोई है तो वो है जनता, जो देखने वाले दर्शक हैं, उनका मत अभिमत जो है सबसे ऊपर है। तो डायरेक्टर जब कुछ करता है उस पर आप मत अभिमत दे सकते हैं। मैं एज ए पार्ट ऑफ टीम, मुझे डायरेक्टर के निर्देशानुसार चलना होता है, और अपने शब्द ही मैं उस वक्त जब गीतकार के रूप में काम कर रहा हूँ तो शब्द को ही मैं अपने उससे अप्रूव कराता हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि अच्छे से अच्छा जो शब्द है वो चुने, मतलब अगर उनको मेरे बेहतरीन राइटिंग को वो अप्रूव करें, ये मेरी कोशिश है। जी जी, आप आपसे मिलके मेरा सौभाग्य है कि आप ऐसे गीतकार से आज हमारा आमना सामना हुआ, क्योंकि ये मेरे हिसाब से हम लोगों को भी काफी कुछ सीखने, क्योंकि फिल्म हम लोग तो नाटककार हैं, नाटक में जो भी राइटर गीत लिख देता है उसको उनके हिसाब से करते हैं। लेकिन कभी कभी ये होता है कि जब फिल्म देखते हैं, गाने सुनते हैं और देखते हैं कि लिखा तो इतना अच्छा गाना है, तो इतनी सिचुएशन का गाना है, लेकिन जो डायरेक्टर ने उस फिल्म में फिल्माया है उसने उस गाने का, मैं आपको एक गाने का और एग्जांपल देता हूँ। एक गाना है कि तुम जो मिल गए हो, तुम जो मिल गए हो, इतना बेहतरीन गाना है। बट उसका पिक्चराइजेशन देखिए, कार के अंदर बैठा दिया है, कार में हिला रहे हैं और ऊपर से बारिश गिर रही है, बस। जबकि उसमें बहुत कुछ हो सकता था। तो वही है बात कि ऐसा होता है कभी कभी, बहुत सारे कारणों से ऐसा हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी, धन्यवाद आपका भी, आपने अच्छा सवाल किया और मैं उसके साथ नमस्कार। संजीव जी, जी जी संजय जी नमस्कार। संजीव जी, मैं सवाल पूछना चाहूंगा। जी बोलिए संजय जी। हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ ये कि एक अच्छा गीतकार बनने के लिए क्या करना पड़ता है? संदीप जी सुनो जी, मैं अच्छा, देखिए गीतकार कह सकता हूँ, अच्छा गीत, मैं उसका जवाब देता हूँ। हाँ, गीतकार बनने की क्या अच्छा करना और बुरे, पड़ता है? अगर अच्छे और बुरे का फैसला तो जनता करेगी। आपको तो गीतकारी बनने के लिए, मतलब बुरा गीतकार बनना कैसे संभव है, मतलब बुरा गीतकार ये कैसे बना जाता है? बनना है, आप अच्छे हैं या बुरे? जी जी, नहीं मैं थोड़ा, मैंने लाइटर